नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक जैन। वक्त तो चला है खास खबर का। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर पर। मैनपुरी पहुंचे प्रभारी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में मैनपुरी अव्वल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज 26 नवंबर को संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्य अर्पण करते हुए मौजूद लोगों को संविधान दिवस की बधाई दी। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मैनपुरी को विकास कार्यों में अव्वल बताया गया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शामली में हुए मस्जिद कांड को लेकर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहते नजर आए बीजेपी मंत्री, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। सर्वप्रथम संविधान दिवस के इस बड़े अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, चूँकि आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से लगातार जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में देश के लोग मनाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि संविधान दिवस को भी उसी राष्ट्र भाव के साथ मनाया जाएगा। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम आज संविधान दिवस मनाया और सभी को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। महोदय, आप सड़कों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मतलब उचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जो भी सड़कें ग्रामीण अंचलों में बनी हुई हैं वो सब टूटी फूटी है, उन पर अभी तक डामरीकरण नहीं कराया गया। क्या कहेंगे सर इस संबंध? मुझे इस बात की जानकारी है कि सड़कों की मरम्मत और नव निर्माण के कार्य प्रगति के साथ पूरे जनपद में हैं। जिन सड़कों पर मरम्मत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसकी सूची भी हमारे पास उपलब्ध है। हमने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अगले आने वाले 15 दिनों में मरम्मत के कार्यों को पूरा करें और जो सड़कों का निर्माण अभी अधूरा, जैसे मैंने बेवर के आपको एग्जाम्पल दिया NHI के माध्यम से, कि उसको भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम करें। आप विद्यालय की बात कर रहे हैं कि आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया है, कई जगह गए हैं, आपने सही पाया गया है, लेकिन कई ग्रामीण अंचलों में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी है और तो कहीं जो है ना शिक्षक ज़्यादा है, छात्र कम है। तो इस संबंध में क्या कोई आपने नज़र डाली है? शिक्षा विभाग में DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों से हमने विस्तृत समीक्षा की है। जनपद के सभी विद्यालयों में समुचित शिक्षकों की व्यवस्था है। अलबत्ता बच्चों की कमी लगती है। पर स्कूल 65 बच्चों का मुझे सूचना आज प्राप्त हुई है। तो बच्चे कम हैं, टीचर्स पूरे हैं। फिर भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गांवों में बच्चों के परिवारजनों से, गरीब हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, जो लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट या बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन परिवारजनों से बात की जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चे सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हुए शिक्षित हो सकें। यानी समाज में कोई बच्चा, कोई बच्ची अनपढ़ ना रहे, इसका लक्ष्य लेके हमने अधिकारियों को जिले में दर्जनों गौशालाएं खोली गई हैं, लेकिन फिर भी दर्जनों के झुंड में सैकड़ों गौवंश घूमते हैं। छुट्टा पशु एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी स्थायी और अस्थायी गौशाला का निर्माण किया है। फिर भी आंशिक रूप से हम आपकी बात को बेहतर समझते हैं कि अभी पूर्णता के साथ छुट्टा पशुओं की समस्या समाप्त नहीं हुई है, उस पर अभी हमें और काम करना बाकी है। तो हमने प्रयास करेंगे कि हम बड़ी गौशालाएं, वृहद गौशालाएं और भी मैनपुरी में लाने का काम करेंगे, ताकि कोई गोवंश सड़कों पर ना घूमे। मंत्री जी, सरकार की मंशा रहती है किसानों के प्रति बेहतर करने की,
हमेशा जब भी गेहूं की बुवाई होती है डीएपी की बहुत मारामारी रहती है। इस बार भी बहुत हुई है, कई जगह फोर्स तैनात किया गया, उसके बावजूद भी कालाबाजारी नहीं रुकी है। इसको लेकर आप कुछ निर्देश क्यों नहीं देते हैं? और कई जगह जो है ना नकली खाद भी मिलती है। मैनपुरी में कल से हम हैं और हम गाँवों में भी गए हैं, हालांकि स्पेसिफिक किसानों से नहीं मिले हैं, लेकिन कोई मिलता है तो हम उससे हमेशा मिलते हैं। यदि खाद के संबंध में, डीएपी के संबंध में कोई भी आपके संज्ञान में आए, आपके नोटिस में आए, तो आप जरूर बताइए। जहां भी डीएपी की समस्या होगी उसको हम दूर कराएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 3 ध्रुवों पे चलती है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम घटक है, समूह है। यदि न्यायालय के निर्णय पर लोग आपत्ति करेंगे, लोग विरोध करेंगे या दंगा करने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूं कि ये भारतीय समाज के लिए एक चिंता की बात है। संभल की जनता को न्यायालय का सम्मान करते हुए जो न्यायालय के निर्देश के क्रम में जो कार्रवाई आगे बढ़नी है उसमें साथ देना चाहिए। फिर भी संभल में जो हिंसा हुई है उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, आगजनी भी हुई है। तो हमारी सरकार फिर भी इसके लिए चिंतित है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जहाँ पे किसी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो उस पर पुलिस विवेचना कर रही है, सरकार निगाह बनाए रखी है, लेकिन जनता, संभल की जनता से भी अपील करेंगे कि राजनीति के लिए या हार की हताशा को आप मौत में तब्दील मत करिए। पॉलिटिकल लड़ाई अलग है और न्यायपालिका की लड़ाई अलग है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग शायद गलत तरीके से वहाँ अपना एक्ट कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन आपका सारा किस पार्टी की तरफ रहेगा? समाजवादी पार्टी कौन नहीं जानता, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है ना। अखिलेश यादव ने कहा है हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जो परिणाम आए हैं उस पर कोई चर्चा न कर सके, इसलिए जानबूझकर दंगा कराया जाएगा। नहीं, चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों बचेगी? जिस पार्टी ने 9 में से 7 सीट जीती हो वो तो खुशी से चर्चा करेगी ना। जिसने 9 में से 2 जीती हो और 2 भी बाउंड्री पे पहुंची हो। अगर करेल में दहशत का वातावरण पैदा नहीं किया जाता, दलित महिला की हत्या नहीं होती, शायद हो सकता था यहाँ भी परिणाम कुछ और बदल सकते थे। तो परिणाम को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों करेगी? हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम तो प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमने 9 में से 7 जीते हैं। और दूसरी बात, 37 साल के बाद यूपी में हमारी बहुमत की सरकार बनी है। 62 साल के बाद देश में हमें तीसरी बार सरकार बनी है और 2027 में फिर हम बहुमत से सत्ता में आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन और न्यूसेंस करने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी जनता देख रही है। ठीक।